अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप का मामला, नोटिस देने पहुंची थी टीम। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोली हिम्मत है तो बनारस में बीजेपी को हराओ, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी 40 सीटें। उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगा यूसीसी, सीएम धामी को सौंपा गया कानून का ड्राफ्ट, सदन में जल्द पेश कर कानून में तब्दील होगा ड्राफ्ट। बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा हुई राममय, राम नामी पटका पहने दिखे बीजेपी विधायक, सदन में लगे जय श्री राम के नारे, सीएम योगी ने दी सबको बधाई। लखनऊ के मलिहाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, जमीन के पैमाइश विवाद में 3 लोगों की सरेआम हत्या, कानून से आपको बता दें घटना से कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। व्यास जी तहखाने पूजा मामले में हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर जताया ऐतराज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस की रोक के बावजूद बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने आमने सामने नजर आई हैं। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को रोका, लेकिन सभी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास बैठ गए। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप नेता केजरीवाल को ईडी के समन को लेकर आमने सामने नजर आए। किंग केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आज फिर ईडी के सम्मन से भाग रहे हैं, ईडी के सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन वो कितना भी भाग ले, जो उन्होंने चोरी की और पाप किया है उसका हिसाब होकर रहेगा। केजरीवाल गैंग के बाकी सभी चोर और भ्रष्ट जहां हैं, उनका गैंग लीडर अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द वहीं पर ही होगा। आज फिर 5वीं बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी की जांच में नहीं जुड़े और जांच से भाग गए। ये बहुत शर्मनाक रवैया है कि नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है कि केजरीवाल जी आकर जांच में जुड़े, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। इस बार उन्होंने एक बहुत ही अजीब बहाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि समन अवैध है। केजरीवाल जी, अगर आपको लगता है कि समन अवैध है तो फिर आप देश की कचहरियों का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? देश का कानून एक सामान्य व्यक्ति हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री, दोनों पर समानतः लागू होता है और इसलिए ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तय करना कि समन लीगल है या इलीगल है, अवैध है या गैर कानूनी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हो गया है, जो 2 फरवरी से यानी आज से शुरू हुआ है। 18 फरवरी तक ये लगेगा। मेले का उद्घाटन करने के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया गया। वहीं मेले की थीम गुजरात राज्य पर रखी गई। इस बार पार्टनर कंट्री तंजानिया है। इस मेले में 50 देश अपनी भागीदारी कर रहे हैं। 800 शिल्पकारों के द्वारा अपनी हस्तकलाओं की प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की जाएगी। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहले से ज्यादा अब की बार मेला कुछ खास देखने को मिल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मोगा नगर निगम के कर्मचारियों और निगम से सेवा मुक्त हो चुके कर्मचारियों द्वारा नगर निगम में 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोष मार्च भी निकाला गया। कर्मचारी पीएफ की मांग कर रहे थे। वहीं जानकारी देते हुए सेवक राम फौजी ने कहा कि उनको न तो जीपीएफ और सीपीएफ फंड उनकी तनख्वाह के हिसाब से जो बनता है वह भी अभी तक नहीं दिया गया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रूपनगर से है, जहां भाजपा प्रधान अजय वीर सिंह लालपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इंसानियत पहल द्वारा जिला रूपनगर के गांव बरदार में नारी सशक्तिकरण को समर्पित हमारी बेटी हमारी शान की मुहिम के तहत छात्राओं को साइकिल बांटी है। संस्थान द्वारा नियम अनुसार जांच पड़ताल करके 20 बेटियों को चुना, जिन्हें अजय वीर सिंह द्वारा साइकिल दी गई। इस मौके पर अजय वीर सिंह ने कहा कि इस इलाके में विकास उस रफ्तार से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था। बच्चे 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके स्कूल पहुंचते हैं। जरूरतमंद बच्चों को संस्थान की तरफ से साइकिल पहुंचाई जाएंगी ताकि वह अपने सपनों की उड़ान की रफ्तार तेज कर सकें। तो जरूरतमंद बेटियों को साइकिल वितरित की गई है। आपको बता दें, दूर दराज से आने वाली छात्राएं जो पैदल चलकर स्कूल पहुंचती हैं, उसको लेकर उन छात्राओं को साइकिल वितरित की गई है और उनको सहूलियत हो इसके लिए साइकिल वितरित की गई है। और आगे भी इस तरीके की इस संस्था के द्वारा आगे भी जरूरतमंद छात्रों और छात्राओं को साइकिल के अलावा अन्य जो सहूलियात हैं वो मुहैया कराने की बात कही गई है। तो साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिले नजर आए। आपको बता दें, 20 छात्राओं का चयन किया गया है। इन छात्राओं को साइकिल वितरित की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने कल अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया था। इसको लेकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। बजट पेश किया है और हमारे साथ चैम्बर के कुछ पदाधिकारी हैं, वो लगातार बने हुए हैं यहाँ पर और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ बजट से उम्मीद रखते हैं। आज केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, इसको लेकर कैसे देखिए, ये संतुलन बजट है, इसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इंफ्रा में इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है जिससे व्यापार उद्योग बढ़ावा मिलेगा। और इनकम टैक्स में जो 2009 तक की 25,000 रुपये की जिसकी बकाया राशि है और 2014 तक 10,000 की बकाया राशि है, उसे ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। इससे उनके जितने पेंडिंग केस है वो ख़त्म हो जाएंगे। एवं एक 45 दिनों की जो अवधि क्रेडिट अवधि है, अब उसे अगर व्यापारी को नहीं दी जाती स्मॉल इंडस्ट्री को, तो वो आपके इनकम में जुड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उद्योगों को ये पैसा जो रोटेशन है अब फास्ट होने की उम्मीदें ज़्यादा है। कि आप खाली आपको टैक्स नहीं है, आप इसको देखना चाहिए, ओवरऑल ऐसा बजट देखना चाहिए। और इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मतलब होना भी नहीं चाहिए। और टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि ना घटा है ना बढ़ा है। और बेसिकली हम ट्रेड इंडस्ट्री वाले जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि इंफ्रा में क्या काम हो रहा है जिससे डिमांड जनरेट होगा, सरकार क्या खर्च करने वाली है। तो सरकार इंफ्रा में 11% एडिशनल बजट का प्रावधान करी है और स्टेट्स को लगभग 75,000 करोड़ बगैर ब्याज के देने वाली है। प्लस मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, ITI खोलने की बात हो रही है, 2 करोड़ घर बनाने की बात हो रही है। तो ये अल्टीमेटली ट्रेड और इंडस्ट्री का इजाफा होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ट्रेडर माल बेचेंगे, तो ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए अच्छा साइन है। और पर कैपिटा इनकम 50% से इंक्रीज हुआ है। तो जो इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही है, अल्टीमेटली कोई कपड़ा लेगा, कोई जूता लेगा, कोई 2 व्हीलर खरीदेगा, कोई कुछ लेगा। तो डिमांड जनरेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, इन्होंने बताया एक संतुलित बजट है और जो मेन बजट हमारा जुलाई में आएगा उस बजट से और ज़्यादा काफ़ी उम्मीद है। कैमरामैन शिवा राव के साथ सागर बत्रा, के न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सभी को उम्मीदें थी कि मोदी सरकार का लास्ट ये बजट है, जाते जाते महंगाई पर कुछ राहत जरूर देगी सरकार, लेकिन राहत नहीं दी गई है। आपको बता दें, जनता की सहायता वाला ये बजट जो उन्होंने कहा ये नहीं है। बेहद ही निराश करने वाला बजट है। देश की जनता को उम्मीद थी कि जाते जाते मोदी जी कुछ तो राहत देंगे, लेकिन ना महंगाई से राहत देने वाला बजट है, न ही जनता के किसी प्रकार की जनता के सहायता करने वाला बजट। इस बजट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये झांसे राम वाला बजट है
इस बजट में फिर से जनता को ठगने के लिए आने वाले 5 साल में 2 करोड़ मकान बनाने की बात की गई है। लेकिन पिछले 10 साल में तो आपने मकान बनाए नहीं। आने वाले 5 साल की बात आप कब करेंगे, कैसे कर सकते हैं, जब तो अभी तो आपको चुनाव में जाना है। आपकी सरकार बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में यह बजट पूरी तरीके से ठगने वाला बजट था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मध्य आपको बता दें, इस चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कई अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इसी के तहत कांग्रेस अल्पसंख्यक कार्यकारिणी के छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में मोहम्मद गुलाब को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहम्मद गुलाब ने राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के माध्यम से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि बूथ, ब्लॉक और जिले स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य किए जाएंगे। साथ ही कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आने वाली है। न्याय यात्रा में सबसे बड़ा योगदान अल्पसंख्यक विभाग का ही होगा और लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट अल्पसंख्यक समुदाय से आएंगी। भाजपा पर निशाना भी उन्होंने जमकर साधा। आज हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आदेश पे आज हम छत्तीसगढ़ एक भाई, एक कांग्रेस के सिपाही बनकर आए हैं। हमारा मकसद यही है कि हम अपने अल्पसंख्यक विभाग को बूथ से लेके, ब्लॉक से लेके, जिले से लेके प्रदेश तक मजबूती से उसको खड़ा करें। जैसा आप सब जानते हैं कि आने वाला समय जो है लोकसभा चुनाव का भी है, तो हमने आज अपने तमाम जिला अध्यक्षों को, सचिवों को, विभाग के महामंत्रियों को, सबको बुलाकर यही समझाया है कि अल्पसंख्यक विभाग को हम बहुत मजबूती से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में खड़ा करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। आपको बता दें, राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद करने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हम समीक्षा करेंगे, लाभ है कि हानि है इसको देखेंगे, विचार करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और सचिन पायलट के दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि इस बार 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी, चाहे कांग्रेस उसके लिए कुछ भी कर ले। आज रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की मूर्ति का अनावरण वहाँ पर हम सब लोगों ने किया और वो रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक चीज़ है, कि रायगढ़ का वो बेटा था और वो शहीद हुआ और मूर्ति के लग जाने से आने वाली पीढ़ी तक उससे लोग प्रेरणा लेंगे। और दूसरा एक उसौर के पास तुरंगा में आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, उनका 200वां जन्म शताब्दी चल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोरबा से है, जहां प्रभारी निरीक्षक से अपराध और अपराधियों पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई। एसपी ने अपराध रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव देखा। इसके अलावा थाना परिसर स्थित बैरक आदि का निरीक्षण भी किया है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने सबसे पहले चौकी में अपराध रजिस्टर जांचा है। इसके बाद प्रभारी से दर्ज मामले व उनमें की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने अपराध संबंधी अन्य अभिलेख आदि जांचने के साथ ही सभी कागजात पूर्ण व व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर की कार्रवाई अब देखने को मिली है। कांकेर के आमापारा भवानी चौक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कांग्रेस की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इस दौरान महिला कांग्रेस नेता ने भेदभाव का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के अवैध कब्जे को छोड़ कांग्रेसी
कांग्रेसी नेताओं के कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण हटाने के एक दिन पूर्व प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिया था। पुलिस, आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की निगरानी में निर्माणाधीन मकान को ढहाया गया। मैं इसको विगत में 15 वर्ष से 2000 में 16 में शहर अध्यक्ष रही, 2 साल तक रही। उसके बाद जिला अध्यक्ष रही मैं कांग्रेस पार्टी से 7 साल। फिर अभी प्रदेश सचिव हूँ। मेरे को आने जाने के लिए असुविधा गई तो मेरे को बोले कि गवर्नमेंट का ज़मीन में क्वार्टर में रहना करके हमारे पार्टी के आदमी, क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि मैं रायपुर से आती हूँ, कहीं से आना जाना करती हूँ, तो मुझे 8 जैसे रायपुर में ना मैं 6 बजे बैठती हूँ तो यहाँ 9-10 बज जाता है। मैं गाड़ी रखे रहती हूँ, अकेली महिला हूँ, मेरे को जाने में असुविधा जा रही थी। तो मैं शहर अध्यक्ष रहते हुए इस जमीन को देख के मैं रखी थी, उसी को मैं बना रही थी। उसके बाद में तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, ये काफी अच्छा है। अमृत काल में भारत दुनिया में नंबर 1 देश बने, इसको लेकर बजट बनाया गया है। बजट में गरीबों के पक्के मकान हो, लाडली लखपति बहना की बात हो, सभी सेक्टर में हम काम करेंगे और निश्चित तौर पर बजट का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया है, ये विकास उन्मुख बजट है और खास करके मध्य प्रदेश की तो बहुत संभावना है। निश्चित रूप से सरकार सारे सेक्टर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक तरह से मन की और हम सब की इच्छा की उड़ान है कि 2047 तक अमृत काल में दुनिया का नंबर 1 देश बने। इसलिए चाहे एविएशन का मामला हो या गरीबों के मकान का हो या लाडली लखपति दीदियों का मामला हो, सारे सेक्टर में हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से इस तरह से जैसे खासकर इरिगेशन के मामले में भी उनने जो बड़ी संभावना बताई है, तो मध्य प्रदेश इस दिशा में लगातार गंभीर है और आगे बढ़ रहा है। नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत भी उनने बहुत बड़ी धनराशि रखी है। ऐसे अलग अलग सेक्टर में, सभी सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्रालय और मंत्रीगण इसमें काम कर रहे हैं, उसका लाभ लेंगे। अगली खबर रतलाम से है, जहां पिपलौदा थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती को एसिड डालने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि युवती पिपलौदा से जावरा स्कूल पढ़ाने जाती है। इस दौरान रास्ते में अश्लील कमेंट का विरोध करने पर आरोपी द्वारा युवती पर एसिड फेंकने की धमकी दी गई। वहीं युवती ने घर आकर अपनी मां को बीती बताई। इस घटना के बारे में बताया तो मां के साथ थाना पिपलौदा में शिकायत दर्ज कराने गई। पुलिस ने शिकायत पर पुलिस ने निम्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पिपलौदा थाना क्षेत्र में एक मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें एक महिला द्वारा शिकायत की गई है कि एक व्यक्ति जो है वो जब वो बस में जाती है तो उस पर अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी करता है करके 1-2 दिन से वो टिप्पणी कर रहा है। और जो शिकायत जैसे ही थाना पिपलौदा में प्राप्त हुई है, तत्काल मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और उसका 151 करके जेल भेज दिया गया है उसको। सर, बताया जाता है कि लड़की को जो है वो एसिड डालने की धमकी वगैरह लड़का जो है वो शराबी टाइप का है और नशे में रहता है। उसके द्वारा लड़की का ये कहना है कि उसने ये बोला था कि वो उसके एसिड डालेगा चेहरे पे। तत्काल उसको अरेस्ट करके और उसको जो है वो जेल बंद कर दिया गया। देश के बाद में अब राजस्थान की खबरों का रुख करते हैं। खबर कोटा से है, जहां एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा तो नूर पंखे से फांसी पर लटका दिखाई दिया, जिसके बाद पीजी संचालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गेट तोड़कर शव को नीचे उतारा गया। और आपको बता दें, संभावना जताई जा रही है कि डीएसपी धर्मवीर ने बताया कि नूर ने साल 2016 से 2019 तक कोटा के एक कोचिंग में जेईई की
पढ़ाई की थी। साल 2019 के बाद उसका कोटा में किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं हुआ था। आपको बता दें, ऑनलाइन पढ़ाई की बात सामने आई है। परिजनों के आने के बाद ही पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। परिजनों को रात में ही सूचना दे दी गई। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली खबर की। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि पहले दिन सत्र के बाद पक्ष और विपक्ष के दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। आइए सुनवाते हैं आपको। महोदया ने प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के बारे में, सर्वांगीण विकास के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, गरीबों के बारे में जो सरकार ने कार्य किए हैं, उत्कृष्ट कार्य किए, उनके बारे में विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। और विपक्ष की लगातार इस बात की आदत है, उनके डीएनए में है सदन को डिस्टर्ब करना, अराजकता फैलाना, इस प्रकार का व्यवहार करना जो सदन की गरिमा के खिलाफ है। ये लगातार समाजवादी पार्टी के लोग करते रहे हैं। प्रदेश की जनता इन्हें पास से देख रही है। इन्हें इन कृत्यों की सजा और मिलेगी, रसातल में जाने वाले हैं। सरकार में जो तमाम तरह की बातें कही गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अरे क्या कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, और जिसका परिणाम हमें आंखों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई है। करप्शन में जीरो, जो लगातार करप्शन बढ़ रहा है। आप किसी से जानकारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं। और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए के अधिकारों को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए को अपमानित करने के में नंबर 1 है। और ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से पीड़ित हैं, जो मजदूर जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो 90% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। सर ये तो कह रहे हैं रामराज आ गया है। 90% लोगों का अगर हक छिन जाए, 90% लोगों को भुखमरी, भ्रष्टाचार, इससे परेशान किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश को गुमराह करके विकास से पीछे ढकेलने की साजिश रची। हमारे उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है कि 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में था, तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के इमेज से निकाल के उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध राज्य, शक्तिशाली राज्य और विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए राज्य के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को हमारी योगी सरकार की नीति और नीयत पे भरोसा है और जनता की अदालत पे हम खड़े उतरे हैं। तक के लिए बिल्कुल स्वागत है और सभी लोगों में बहुत खुशी है, बहुत हर्ष का माहौल है। और वो ऐसे अवसर पर कहा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो, राज्यपाल के अभिभाषण में
राम मंदिर का जिक्र हो रहा है और ये अपने विपक्ष के लोग गो बैक के नारा लगा रहे हैं। वो अपने जन्म और जीवन को सार्थक नहीं करना चाहते हैं। ये हम सब लोग धन्य हैं कि ऐसे समय में हम लोग पैदा हुए हैं जहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हम लोग अपने आंखों से देख के अपने दर्शन करने को अवसर मिल रहा है। और अयोध्या जा करके हर वो जो आस्था जिसको अयोध्या में भगवान श्री राम में आस्था है वो अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर सकता है। आज उसको भी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल हंगामा कर सकते हैं, हंगामा के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये जब सत्ता में थे तो उत्तर प्रदेश को जंगल राज के झोंकने का काम किए थे। आज एक कानून का राज स्थापित हुआ है। आज लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले इनके समय में रोजगारों की नीलामी होती थी। आज जो है जो व्यक्ति है तो उसके घर तक जो है रोजगार पहुंच रहा है। ये इनको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए केवल व्यवधान करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि प्रदेश के विकास के लिए और अच्छी चर्चा हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में बीजेपी कार्यालय में आज एक गाड़ी कौतूहल का विषय बन गई। जो भी कार्यकर्ता इस गाड़ी पर जिसकी भी नजर पड़ी उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गया। आपको बता दें, गाड़ी पूरा भगवा रंग में रंगी नजर आई। गाड़ी को अलग से रेनोवेट कराया गया था। चारों तरफ प्रधानमंत्री की फोटो लगी है। इस गाड़ी के बारे में सूचना है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का रोड शो इसी गाड़ी से होगा। गाड़ी गुजरात से दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंची है। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए रोड शो में इसे प्रयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक गाड़ी आई हुई है जो भगवा कलर में रंगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और ये गाड़ी आई है कल ही दिल्ली से आई, लखनऊ यहाँ पहुँची है तो इसको बीजेपी कार्यालय में खड़ा किया गया है। और जैसा कि सूचना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश में कहीं भी रोड शो करेंगे तो इसी गाड़ी में ही बैठ के रोड शो करेंगे। अब इस गाड़ी में की जो खूबी है वो आप देख सकते हैं, पूरे भगवा कलर में ही ये रंगी हुई है। और तस्वीरें जो लगी हों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वहाँ बीच में खड़े होने के लिए लोगों को स्पेस भी है। और वहाँ देख सकते हैं कि एक पोडियम बनाया गया है कि अगर वहाँ से कोई स्पीच देना चाहेंगे तो वहाँ पे खड़े होकर स्पीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। सूचना है कि जब उत्तर प्रदेश में जब रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब होगा तो शायद इसी गाड़ी से ही वो रोड शो करेंगे। हालांकि एसपीजी जो सुरक्षा कारणों को जो अभी हवाला है वो भी अप्रूवल मिलने के बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय में गाड़ी आई है तो लोगों को जानने की जो उत्सुकता है कि आखिर में गाड़ी आई क्यों है, प्रचार प्रसार में किसके लिए आई है, एक लोगों में एक बहुत ही उत्साह भी है। अब देखना ये होगा कि जब एसपीजी की तरफ से क्लियरेंस मिल जाए हाँ इस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करने की अनुमति मिल जाएगी तो इसी गाड़ी से जो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जहां भी रोड शो करेंगे तो ऐसी ही गाड़ी ये उनके रोड शो में शामिल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर की सास का निधन हुआ है। आपको बता दें, खबर मिलने के बाद सुनील गावस्कर विशाखापत्तनम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान कमेंट्री छोड़कर कानपुर पहुंचे हैं, कानपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, सुनील गावस्कर शुक्रवार दोपहर को अपनी पत्नी मार्सलीन गावस्कर और उनके परिवार के साथ कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। 95 साल से अधिक उम्र में सिविल लाइंस में रहने वाली पुष्पा मल्होत्रा का आज अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया है, जिससे मल्होत्रा परिवार में शोक की लहर छा गई है। फ्लाइट न मिलने से देर शाम तक परिजन घर नहीं पहुंच सके और कल सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर सुनील गावस्कर के परिवार के आने की संभावना है, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवबंद के देवी कुंड मैदान पर आयोजित त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आयोजित महापंचायत में शुक्रवार को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज को राजनीतिक दलों ने अछूत बना दिया है, लेकिन अब त्यागी ब्राह्मण समाज अपना हक लेकर रहेगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो त्यागी ब्राह्मण समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी तय कर दे, वरना अब त्यागी ब्राह्मण समाज संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के शासन में जिस प्रकार से त्यागी समाज को राजनीतिक रूप से पीछे धकेला गया है, ये चिंतनीय विषय है और त्यागी समाज इसका विरोध करेगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा हाईकमान से भी मांग करते हुए कहा कि पश्चिम यूपी में त्यागी ब्राह्मण समाज 19 लोकसभा सीट पर निर्णायक है, जिसमें से 6 लोकसभा सीट त्यागी या भूमिहार समाज के लोगों को दी जानी चाहिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके श्रोताओं को धन्यवाद है। और ये तो पता ही ना, जो महापंचायत है इससे क्या मैसेज है? इससे मैसेज है कि हम लोग तो 1 साल पहले तो शुरू करा, लोगों ने तो 50-60 साल पहले तो ये मांग कर रखी। इतने समाज एकजुट होगा, प्लेटफॉर्म बनेगा और भाई हमें अपना राजनीतिक वजूद कायम करना। हमारे जो भाई है, हमारे बच्चे हैं जो 40-40 साल हो गए राजनीति में, उनके शहर में काम करते हो, कोई इतनी उसमें नहीं है कि डीएम और कप्तान को जोन कर सके। लोकसभा भी है, कम से कम 6 लोकसभा में हमारे भाजपा टिकट देगी, सभी पार्टियां, वो सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के नवागंतुक जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष कराना एवं शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आपको बता दें, फरियादी को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सभी अधिकारी जन समस्याओं को सुनेंगे तथा तहसील स्तर पर ही उनकी शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण होगा। अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं। के न्यूज के द्वारा फर्जी निस्तारण के बाबत किए गए सवाल पर जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने कहा कि अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो अवश्य कार्रवाई होगी। वहीं नगर में अतिक्रमण के चलते जाम की समस्या के सवाल पर जिलाधिकारी ने जल्द ही उक्त समस्या का समाधान होने का आश्वासन दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत जनपद के ट्रांस शारदा क्षेत्र के भरतपुर में पूर्व प्रधान अमरुल्लाह के छप्पर पोस घर में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसमें घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें, आग से 3 बकरियां तथा एक बड़े की भी जलकर दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर पशुपालन विभाग से पशु मित्र नीरज कुमार ने पहुंचकर मृत पशुओं का मेडिकल किया है। आपको बता दें, घरस्वामी की सूचना पर हजारा थाना प्रभारी निरीक्षक परमिंदर कुमार अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घरस्वामी ने पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक परमिंदर कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से, जहां नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी धन का दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर पुराने नाले को छोड़ नया नाला बनाने में आतुर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इस्माइलगंज सेकंड के दयाल रेजिडेंसी कॉलोनी में नाला बनाया जा रहा है। किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्तावित नाला निर्माण का स्थल परिवर्तित कर दिया गया है। नगर निगम के इंजीनियर ठेकेदारों की मिलीभगत से नाले का निर्माण हो रहा है। नए नाले के निर्माण से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश जताया जा रहा है। लोगों ने लिखित शिकायत नगर आयुक्त लखनऊ से की है, साथ ही अभिलेखों में दर्ज स्थान पर नाला निर्माण के लिए निवेदन किया है। नए नाला निर्माण से वहां के रहने वाले लोगों के घर गिरने का भी डर बना हुआ है। अब बात करेंगे अगली खबर के। लोकसभा चुनाव से पहले कानपुर शहर का विकास तेजी से हो, इसके लिए नगर निगम ने अपना खजाना खोल दिया है।
महापौर प्रमिला पांडे ने बैठक कर शहर के चौतरफा विकास के लिए 111 करोड़ रुपए से एक हफ्ते के अंदर विकास कार्यों को करने का ऐलान किया है। आपको बता दें 111 करोड़ रुपए में 17 करोड़ की अवस्थापना निधि से प्रत्येक 6 जोनों में 6 बड़े विकास कार्य किए जाएंगे। साथ में 15वें वित्त आयोग के 82 करोड़ की निधि से एयर पॉल्यूशन कंट्रोलर, सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग व ग्रीन बेल्ट के साथ पार्षदों के वार्ड में 10-10 लाख का विकास कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही मार्ग प्रकाश विभाग द्वारा प्रत्येक वार्ड में 15 लाइटें लगाई जाएंगी। ये काम 2 दिन के अंदर टेंडर के माध्यम से 1 हफ्ते के अंदर कराए जाएंगे। 4 करोड़ रुपए से नाना राव पार्क में पार्किंग स्थायी शेड, 4 करोड़ रुपए से सिद्धनाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। 4 करोड़ रुपए से फजलगंज स्लॉटर हाउस में बारात शाला का निर्माण होगा। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए से काकादेव सर्वोदय नगर स्थित नगर निगम विद्यालय में स्पोर्ट्स स्कूल का निर्माण होगा। 2 करोड़ रुपए से जागेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। साथ ही 1 करोड़ रुपए से प्रमिला सभागार में फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कराया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता से किए वादे को राज्य सरकार पूरा करेगी। स्वागत करती हूं जिन्होंने ये पवित्र संकल्प लिया। नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाज सेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाई गई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए। रुक रहेंगे अगली खबर का। नैनीताल में विभिन्न खेल गतिविधियों के संचालन को लेकर डीएसए सभागार में वार्षिक आम बैठक की गई है। आपको बता दें आम बैठक में एसडीएम के एन गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। उप जिलाधिकारी के एन गोस्वामी ने बताया कि आम बैठक में सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न कराते हुए डीएसए मैदान में खेल गतिविधियां संचालन के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी के सदस्य जिला प्रशासन व खेल विभाग के निर्देशन में खेल गतिविधियां संचालित की जाएंगी ताकि युवाओं की प्रतिभा निखारने के साथ ही उन्हें बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।
आज दी नैनीताल जिमखाना एंड डीएसए नैनीताल की एजीएम की आकस्मिक बैठक आहूत की गई थी पूरे ऑनरेबल जनरल काउंसिल के समक्ष से। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल डीएसए के द्वारा पिछले 3-4 सालों की कोविड के कारण एजीएम नहीं हो पाई थी बीच में, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं उस सब का विवरण जो है और जो बजटरी स्टेटमेंट है वो रखा गया था और उसके अतिरिक्त जो है अन्य जो भी अचीवमेंट्स डीएसए की रही हैं उनको प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद फिर जनरल काउंसिल के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको चुनने का उसमें प्रोविजंस है, तो उसके तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है जनरल काउंसिल द्वारा निर्विरोध जितनी भी हमारी 11 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको। अब बात करते हैं अगली खबर के। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है। चाइनीज मांझे को लेकर हरिद्वार में प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पाई है। प्रशासन के द्वारा छापेमारी भी की जाती है, वहीं दुकानदार मुनाफे के चक्कर में चाइनीज मांझा चोरी छुपे बेच रहे हैं, जिससे पशुओं, पक्षियों और वाहन चालक कई बार गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सामने आती हैं। बता दें कि चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर आज उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधि अभिषेक गौड़ के नेतृत्व में युवाओं और स्थानीय निवासियों ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। देखिए, पिछले 10 साल से हम लोगों ने चाइनीज़ मांझे के विरोध में प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, अनेकों बार अधिकारियों से मिले, पर इसकी जो बिक्री पर कभी रोक नहीं लगी है। ये धड़ल्ले से बाज़ार में बिक रहा है और ये इस तरीके का औजार है जैसे पिस्टल। जैसे ये मुझे आज विभिन्न लोगों ने आके चाइनीज़ मांझे के संबंध में ज्ञापन दिया है और अपने ज्ञापन में बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ मांझा जो है वो कतिपय व्यक्तियों के द्वारा विक्रय किया जा रहा है और चाइनीज़ मांझे के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इस तरह से एक पोल्यूशन का भी ये हज़ार्ड है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर जिले में कल शाम से ही मौसम ने करवट बदल दी थी। जिले के कपकोट तहसील के पिंडर घाटी के ऊंचाई वाले स्थानों में हिमपात हो रहा है, वहीं निचले इलाकों में बारिश भी हो रही है। बारिश के साथ ही हिमपात से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अब हीटर, अलाव आदि का प्रयोग कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। कपकोट तहसील में 3000 मीटर की ऊंचाई पर चिल्टा मंदिर के साथ ही जातोली, पंखुआ, फुरखिया और पिंडारी 0 पॉइंट में सुबह से ही हिमपात हो रहा है। वहीं जिला आपदा अधिकारी शिखा सोयाल ने बताया कि मौसम विभाग ने पूर्व में ही चेतावनी जारी की थी। जिले की सभी तहसीलों में बारिश हो रही है। तहसील कपकोट के उच्च हिमालयी गांव में हिमपात के समाचार मिले हैं। नमस्कार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलने के बाद राज्य में अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार से मांग की है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द से जल्द विपक्षी दलों को भी उपलब्ध कराया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वैसे तो यूसीसी केंद्र का मुद्दा है, राज्य से इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है। वहीं करण माहरा ने साफ कहा कि यदि यूसीसी में किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। यदि किसी के अधिकारों का हनन हुआ तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध भी करेगी। आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में SC, ST, OBC, हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो थारू, बुक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भूटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हो रहा है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी मंदिर के फैसले आने की खुशी में सनातन धर्म में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र के लोगों ने भी खुशी जताई है। महिला पुरुष सभी लोग माननीय न्यायालय का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 30 वर्षों से बनारस के ज्ञानवापी मंदिर में ताला लगा हुआ है। ज्ञानवापी में शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए मना कर दिया गया था। इसी को लेकर हिंदू समाज ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं पुजारी को आदेश दिया गया है कि आप लोग पूजा कर सकते हैं। इसी खुशी में गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र के लोग अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं और कोर्ट का हृदय से धन्यवाद भी कर रहे हैं। पूजा जो नहीं हो रही थी इससे तो बड़ा दुख लगता था, लेकिन अभी जो फैसला दिया है इससे फैसला से हम लोग बहुत खुश है। बहुत आनंद हम लोगों को है। जय फैसला में हमारे पक्ष में फैसला आया है। ये इसमें जो पूजा अर्चना करने के लिए जो आज से प्रयत्न किया जाएगा, आज से मतलब ये होगा, ये पूजा के लिए जो व्यवस्था करेंगे तो बहुत खुशी है हम लोग में। बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हम आर्य समाज को बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि जो 30 साल है एकदम जायज़ चीज़ है, जिसमें कोर्ट ने मतलब वो कर दिया था कि वहाँ पे हम पूजा नहीं कर सकते। कोई दूसरे संप्रदाय के जो धर्म के लोग हैं उन लोगों ने बैंड कर रखा था, उसमें घेर रखा था और अपना धोला हुआ पानी उसमें डालते थे। बताओ, हमारे शिव जी के उसमें, जिसको हम अपना आराध्य समझते हैं। लेकिन आज जब ये कोर्ट का फैसला आया है, इससे हमारे हिंदू समाज में एक खुशी की लहर फैल गई है और बहुत बड़ा खुशी है हम लोगों के लिए। बनारस में जो मंदिर था उसको शिव जी का पूजा 30 साल से पूजा नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें जो कोर्ट का फैसला आया है उस कोर्ट के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगी कि इससे हम सनातन धर्म में जो हमारा मंदिर बंद था उसको हम पूजा करने का निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मैं कोर्ट को बधाई देता हूँ और हमारे हिंदू सनातन धर्म को भी बधाई देता हूँ कि उनको सौभाग्य है कि उन पर पूजा कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद। मैं यही समझता हूँ कि आज जो सनातन धर्म का जो पतन था, आज उत्थान की ओर जा रहे हैं, तो ये जो ज्ञानवापी मंदिर है ये सनातन धर्म का सबसे मेरुदंड था, रीढ़ की हड्डी था। आज जो हम लोगों को जो वापस मिल रहा है, ये सनातन धर्म के लिए जो ऊर्जा, सब सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसे हम लोग को आज हिंदू धर्म का जगह हम जो सनातन धर्म हम बोलते हैं, लेकिन आज ये धर्म का जो ऊर्जा जो मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ और बहुत शांति अनुभव कर रहा हूँ, सुख अनुभव कर रहा हूँ। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।